अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक कवर करेंगे। तो ये चलते हैं फर्स्ट लेक्चर नंबर 19 की तरफ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन दी हुई है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप की टाइप होती है वो क्या कहलाती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इस लेक्चर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन लेफ्ट साइड आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड ऑन द राइट साइड आर कॉल्ड डिपेंडेंट्स। वो वाले एट्रीब्यूट्स के सेट जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ पे ए और डी दिया हुआ है एरो के लेफ्ट साइड पे, वो वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स, और जो राइट साइड पे हैं वो है डिपेंडेंट्स। जैसे बी सी डी और ई दिया हुआ है तो ये क्या है, डिपेंडेंट्स है। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सुपर की दी हुई है। सुपर की क्या होती है, इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई एनी एंटिटी यूनिकली। तो ये क्या होता है, ये या तो एट्रीब्यूट होता है सुपर की, या फिर सेट होता है एट्रीब्यूट्स का जो कि आइडेंटिफाई करता है एंटिटी को यूनिकली तौर पे। आगे हमारे पास इन्फ्रेंस रूल में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज कॉल्ड इन्फ्रेंस एक्सियम्स। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस एक्सियम कहते हैं, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी और ये इन्फ्रेंस रूल के कितने रूल्स दिए हुए हैं हमारे पास, इनके नेम आपने याद कर लेने। एमसीक्यू में आ सकता है कि फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांसिटिविटी, एडिटिविटी और यूनियन, प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, और लास्ट में है सूडो ट्रांसिटिविटी। तो ये टोटल कितने हैं रूल्स, 6 हैं। और रिफ्लेक्सिविटी को हम क्या कहते हैं, इसको ट्रिवियल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ दिस टाइप, रिफ्लेक्सिविटी टाइप की जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी होती हैं इनको हम ट्रिवियल डिपेंडेंसीज भी कहते हैं। आगे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स दी हुई है। नॉर्मल फॉर्म्स के आगे कितने गोल्स होते हैं, 2 गोल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है रिडंडेंट डाटा को, और सेकंड क्या होता है, इंश्योर करना होता है डाटा की डिपेंडेंसी को। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की आपने डेफिनेशन देख लेनी है कि इसमें क्या ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एवरी एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल। हर टपल, हर रो के लिए एक सिंगल एट्रीब्यूट ही यूज़ होगा, डबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बुक आईडी में हमारे पास डबल एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको सिंगल कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, 20 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 20 में क्या हमारे पास है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म दी हुई है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसमें क्या होता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स अदर देन की एट्रीब्यूट्स। नॉन की एट्रीब्यूट्स के अलावा जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन से होते हैं, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के अलावा जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में यूज होते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसकी कंडीशन क्या है कि ये पहले तो इसको हमने क्या करना है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना इसका ज़रूरी है। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो फुली डिपेंडेंट होंगे की एट्रीब्यूट्स पर। आगे इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं, उसका ये तरीका बताया होगा उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। आगे हमारे पास इफ अ रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म देन देयर आर सम अनोमलीज व्हिच आर एज अंडर। तो जब हमारे पास कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता तो उसके लिए हमारे पास कुछ अनोमलीज होती हैं, जो कि है फर्स्ट है रिडंडेंसी, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन, अपडेशन। तो ये 4 हैं। कितनी अनोमलीज हैं, 4। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। आगे हम चलते हैं, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या ज़रूरी है, इसमें इसकी कंडीशन फर्स्ट ये है कि किस टेबल में एग्जिस्ट करती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें नॉन के एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पे। उधर क्या था, नॉन के एट्रीब्यूट्स होंगे वो किस पे डिपेंडेंट थे, वो थे अदर देन कैंडिडेट की। और इसमें ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी होती है, इसमें हम ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और हमारे पास जो फर्स्ट में था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते थे। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट नेम का, उसके आगे उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं।
और यहाँ पे फिर स्टूडेंट आईडी जो है ये प्राइमरी की के तौर पे हमने इसको यूज़ कर लिया। आगे इसके एट्रीब्यूट्स लिख लिए और प्रोग्राम नेम जो है और प्रोग्राम क्रेडिट्स, तो नॉन की एट्रीब्यूट्स ये हैं हमारे पास। प्रोग्राम नेम भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है और प्रोग्राम क्रेडिट भी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस फॉर्म में? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है बायोसी कोड नॉर्मल फॉर्म। इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? बायोसी कोड नॉर्मल फॉर्म, तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म आ सकती है एमसीक्यू में, जैसे BCNF। BCNF किसको कहते हैं? बायोसी कोड नॉर्मल फॉर्म को। इसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है और इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसका टेबल जो हो वो एग्जिस्ट करता हो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और नॉन की जो होगा एट्रीब्यूट्स वो किस पे डिपेंडेंट हो? नॉन की पे ही डिपेंडेंट हो। आगे इसके हमारे पास कुछ ये दिए हुए हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो नहीं है तो BCNF हैपन होगा या नहीं। तो ये कैंडिडेट की इन द रिलेशन और कंपोजिट की, कैंडिडेट की का रिलेशन में कंपोजिट की होना ज़रूरी है। देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट की इन द रिलेशन, रिलेशन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होना ज़रूरी है। द कीज आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने रीड कर लेने हैं। आगे BCNF अगर जो रिलेशन है वो थर्ड NF में है लेकिन BCNF में नहीं है तो इसके लिए क्या डिपेंडेंसीज हैं, तो ये यहाँ पे ऊपर हमारे पास टेबल दिया हुआ था, उसमें जो जो नहीं थे उनको अलग करके लिख लिया। स्टूडेंट नेम और उसका कोर्स नेम। और नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, MCQ दिया हुआ है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो थी ये डील करती है विद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के साथ, और जब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है वो किसके साथ डील करती है? पॉसिबल लॉस लेस डिकम्पोजिशंस के साथ। इसके साथ पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशंस जो होती है इनके साथ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो डील करती है, और फोर्थ जो है वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के साथ। आफ्टर BCNF आर फोर्थ फिफ्थ थर्ड BCNF थर्ड फॉर्म्स थी पहले नॉर्मल फॉर्म की, आगे हमारे पास इसकी फोर और फिफ्थ भी होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है लेक्चर नंबर 21। इसमें आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की आपने डेफिनेशन देख लेनी है, और नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डेटाबेस डिज़ाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि डेटाबेस डिज़ाइन को ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाता है। कौन? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और नॉर्मलाइज डेटाबेस जो होता है हेल्प करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या मेंटेन करने में? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में नॉर्मलाइज डेटाबेस जो होता है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करता है। और नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट थे ये आपने रीड कर लेने हैं, और ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल दी हुई है, वर्क नेम का एक टेबल है, उसके आगे उसके क्या दिए हुए हैं? उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे पास जो टेबल दिया हुआ था इसमें हमने पहले चेक करना है कि ये इसको हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये पहले से मौजूद है, इट इज़ ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम अलग अलग इनके टेबल बना लेंगे। एक प्रोजेक्ट टेबल बना लिया, एक एम्प्लॉय और एक वर्क का। फिर जो उन प्रोजेक्ट में आएगा प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट उसकी एंड डेट वो प्रोजेक्ट में लिख लेंगे, एम्प्लॉय में उसका नेम वगैरह सैलरी वगैरह कर लेंगे, और वर्क में उसको कर लेंगे। लाइक पार्टीशनिंग जैसे करते हैं वैसे हमने कर ली। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या किया, उसको 3 टेबल्स में डिवाइड किया, जबकि जो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब हमने उसको किया तो उसको हमने 4 टेबल में कन्वर्ट कर दिया उसी टेबल को। अगर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन दिया हुआ है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड देन नॉर्मलाइज इट वी हैव टू एस्टैब्लिश द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाने के बाद हम नॉर्मलाइज करते हैं उसको, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हैज़ बीन द स्टोरेज एफिशिएंसी। एक तो है स्टोरेज एफिशिएंसी है इसका, और दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है फिजिकल डेटाबेस का वो क्या होता है? स्टोरेज एफिशिएंसी करना होता है डेटाबेस की, और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। ये MCQ था। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं।
डिसीजंस दैट आर मेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के दरमियान हमने डिसीजन लेने हैं, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान वो वाले डिसीजंस कौन कौन से हैं। पहले हमने चूज़ करना है डाटा टाइप, डाटा की टाइप को हमने चूज़ करना होता है। सेकंड हम करते हैं ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को ग्रुप करते हैं, डिसाइड करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स को, प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज फॉर एफिशिएंट एक्सेस। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं था 21, इसमें से सिर्फ एमसीक्यू ही आ सकते हैं। आगे 22 दिया हुआ है। लेक्चर नंबर 22 में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें फिजिकल डेटाबेस को कन्वर्ट करना। बिफोर मूविंग ऑन टू फिजिकल डेटाबेस की तरफ मूव करने से पहले हम कुछ स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन करते हैं। सेकंड वॉल्यूम एस्टिमेट करते हैं। डेफिनेशन ईच एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन डाटा इज यूज्ड, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज करते हैं। आगे डिज़ाइनिंग फील्ड्स आ जाता है। डिज़ाइनिंग फील्ड्स क्या होता है, डिज़ाइनिंग फील्ड का नेक्स्ट नेम क्या, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को ही हम डिज़ाइनिंग फील्ड कहते हैं। इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यूजिंग डाटा टाइप। डाटा टाइप को यूज़ करते हुए इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट क्या है कि मिनिमाइज करना होता है यूसेज ऑफ स्टोरेज स्पेस का, रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इंप्रूव करना होता है डाटा की इंटीग्रिटी को, सपोर्ट करना होता है ऑल डाटा मैनिपुलेशन। आगे ये हमारे पास एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। डाटा टाइप क्या है, ये वारचार, टू साइज है, वारचार है। फिर आगे वार का कार और नंबर दिया हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका मैक्सिमम एसक्यूएल क्या और साइज क्या आता है, आपने सिर्फ देख लेना है इस टेबल को। और नेक्स्ट हमारे पास है कोडिंग एंड कंपोजिशन टेक्निक्स, better for use in situations where we have large number of records and wastage of small amount of space in each record, causing lower database efficiency। तो बेटर यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और वेस्टेज ऑफ स्मॉल अमाउंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, हम पहले चेक करते हैं कि हम उस रिकॉर्ड में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, उसको स्मॉल अमाउंट में लिख सकते हैं, तो हम वो ट्राई करते हैं। ये किस में करते हैं, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी को तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो सेम की सेम ही रहनी है, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। स्टूडेंट के नेम में भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जबकि जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ को हम स्मॉल लेटर्स में मतलब या इनको स्मॉल अमाउंट पे लिख सकते हैं। रीडिंग की जगह हम आर लिख सकते हैं, गार्डनिंग की जगह जी लिख सकते हैं, और मूवी की जगह एम। स्मॉल लेटर में हम इनको लिखते हैं कंप्रेस करके, यहाँ पे जैसे हॉबी में लिखा हुआ। आगे हमारे पास दिए हुए हैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ये कौन-कौन से, वी गेट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स बाय द यूज़ ऑफ डाटा टाइप। डाटा टाइप को हम यूज़ करते हुए हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, एंड बेनिफिट कैन बी अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, और जो होगा बेनिफिट वो डायमेंशंस के नंबर में हो सकता है। तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रेंज कंट्रोल दिया, नल वैल्यू कंट्रोल, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी दिए हुए हमारे पास पॉइंट्स। 22 लेक्चर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे लेक्चर नंबर 23 है। तो लेक्चर 23 में फिजिकल रिकॉर्ड और डीनॉर्मलाइजेशन दी, और फिजिकल रिकॉर्ड क्या होता है, डीनॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या, डीनॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर नॉर्मल फॉर्म्स। हम हायर नॉर्मल फॉर्म लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेके लोअर नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं, जैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ, इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस को स्पीड अप करने के लिए। और इसका क्या मतलब है कि हम मर्ज करते हैं डिफरेंट टेबल्स को एक ही टेबल में। नेक्स्ट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि डिनॉर्मलाइजेशन जो होती है, ये कौन सी टेक्निक होती है जो हायर से लोअर की तरफ जाती है, लोअर फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम देखते जाएंगे। पार्टीशनिंग आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसकी टाइप भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या, डिनॉर्मलाइजेशन लीड टू मर्जिंग डिफरेंट रिलेशंस। डिनॉर्मलाइजेशन में हम मर्ज करते हैं डिफरेंट रिलेशंस को, जबकि पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं सेम रिलेशन इनटू टू। जो हमारे पास सेम रिलेशन होगा उसको हम 2 टेबल में कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। आगे इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। रिड्यूस करता है वर्कलोड को, पार्टीशनिंग करने से वर्कलोड जो होता है रिड्यूस हो जाता है। सेकंड क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है रेट, और बैलेंस हो जाता है वर्कलोड। सेकंड पॉइंट था बैलेंस वर्कलोड, और थर्ड था स्पीड अप द रेट ऑफ यूजफुल वर्क। क्या क्या 2 टाइप्स दी हुई हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो होती है वो हम किसकी बेसिस पे करते हैं, रोज़ की बेसिस पे, जबकि वर्टिकल जो थी वो हम कॉलम्स की बेस पे पार्टीशनिंग करते हैं। आगे पार्टीशनिंग हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की टाइप्स दी हुई है, रेंज पार्टीशनिंग और
हैश पार्टीशनिंग। रेंज पार्टीशनिंग जो है ये क्या होती है, ये एनी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे हम करते हैं, जैसे कि 100 से 1000 तक एक पार्टीशन कर देते हैं। एक टेबल को हम अलग अलग जो है टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और हैश पार्टीशनिंग में भी सेम वैसा ही होता है। लिस्ट पार्टीशनिंग जो है ये टाइप्स जो है ये किसकी, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के। लिस्ट पार्टीशनिंग, हैश पार्टीशनिंग और रेंज पार्टीशनिंग, इनके आपने नेम याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 की तरफ। तो लेक्चर 24 जो है इसमें आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल पार्टीशनिंग दिया हुआ है। वर्टिकल पार्टीशनिंग जो होती है ये किसकी बेसिस पे की जाती है, एट्रीब्यूट की बेसिस पे। और यहाँ पे रेप्लिकेशन में हमारे पास एमसीक्यू दिया हुआ है, इट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। जो फाइनल फॉर्म होती है डीनॉर्मलाइजेशन की वो क्या होती है, रेप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आगे। रेप्लिकेशन इज नॉर्मली अडॉप्टेड इन दोज एप्लीकेशंस। रेप्लिकेशन को हम नॉर्मली अडॉप्ट कहाँ करते हैं, उन एप्लीकेशंस पे वेयर अपडेशन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, जहाँ अपडेशन जो होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, वहाँ हम रेप्लिकेशन को अडॉप्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लस्टरिंग दिया हुआ है। क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस होता है विच मीन्स टू प्लेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशंस। के डिफरेंट टेबल्स का जो हमारे पास होगा रिकॉर्ड, उसको कहाँ हमने एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन पे हमने प्लेस करना है, उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की हमारे पास समरी दी हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि टू सक्सेसफुली क्रिएट अ फिजिकल डेटाबेस यू विल नीड टू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग। कौन से फीचर्स जो होते हैं वो फिजिकल डेटाबेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सपोर्टेड बाय डीबीएमएस एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फाइल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दोज ऑब्जेक्ट। जो हम हमारे पास डेप्थ नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस का, और उसके अलावा हमारे पास इंडेक्सेस होने चाहिए, डीबीएमएस सपोर्ट करें इंडेक्सेस को, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को, कंस्ट्रेंट को, डाटा टाइप को और अदर फर्दर फीचर्स को जो है सपोर्ट करें। हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये कौन सी स्किल है, ये किसके लिए यूज़ होती है, ये स्किल होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि ट्रांसलेट करती है फिजिकल डिज़ाइन को एक्चुअल डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में। फिजिकल डिज़ाइन को ट्रांसलेट करती है इनटू एक्चुअल डाटाबेस ऑब्जेक्ट में, कौन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्किल। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इसके आगे हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, कितने थिंग्स पे ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट करती है, ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटीज इनटू टेबल्स। एक हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एंटिटीज़ को टेबल्स में। दूसरा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स में। और थर्ड में हम क्या करते हैं, डोमेन को डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स दी हुई है इंडेक्स की, टू क्रिएट यूजिंग द टाइप्स ऑफ इंडेक्स टू क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास इंडेक्स की टाइप्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है बी ट्री, बिटमैप, रिवर्स की, हैश पार्टीशनिंग। तो ये टोटल 4 दी हुई हैं, इनके नेम अपने याद कर लेने। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज एन एनसी स्टैंडर्ड कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज। ये क्या है, ये एक किसका, इसकी फुल ये एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज है एसक्यूएल, जो किसके लिए, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेट करती है डेटाबेस को एक्सेस भी करती है और मैनिपुलेट भी करती है एसक्यूएल। और एसक्यूएल एक इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड करंट वर्जन इज रेफर टू एज एसक्यूएल 92। तो इसका करंट वर्जन जो है वो क्या है, एसक्यूएल 92। और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आगे एसक्यूएल जो होता है यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस के साथ हमने कम्युनिकेट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का। फिर आगे एनसी की फुल फॉर्म दी हुई है, एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एनसी की फुल फॉर्म आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएल की कमांड्स दी हुई हैं, इसकी कितनी कमांड्स है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बेनिफिट दिए हुए हैं स्टैंडर्ड एसक्यूएल के। तो ये रिड्यूस करता है ट्रेनिंग कॉस्ट को, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी भी आ जाती है, एप्लीकेशन लॉन्गिविटी भी आ जाती है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल वेंडर और क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन आ जाता है। और ये किसके लिए यूज़ होती है, क्रिएटिंग टेबल्स के लिए।
और इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए यूज़ होता है एसक्यूएल। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं 25। तो लेक्चर नंबर 25 से लेकर 35 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इन लेक्चर्स में से। तो लेक्चर नंबर 25 जो है इसमें हमारे पास एसक्यूएल के बारे में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज दी हुई हैं। यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीडीएल की फुल फॉर्म दी हुई है। एसक्यूएल फॉर्मेट के लिए हमारे पास रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स में हमारे पास क्या बेसिक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि अलाउ करती है एसक्यूएल। एसक्यूएल हमारे पास एक सिंपलेस्ट और बेसिक लैंग्वेज होती है जो कि अलाउ करती है टॉक टू अ डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि हम डेटाबेस से टॉक कर सकें और उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकें यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और एसक्यूएल जो होता है ये इसको हम रीड भी कर सकते हैं। यू मे रीड राइट एंड रिमूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटाबेस से डाटा को इन्फॉर्मेशन को रीड राइट और रिमूव कर सकते हैं एसक्यूएल की हेल्प से। एसक्यूएल के आगे कमांड्स दी हुई हैं जिनको हम दो लैंग्वेजेस में डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड इनटू टू मेन सब लैंग्वेजेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और ये लैंग्वेजेस के नेम क्या है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है एसक्यूएल की जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसके रूल्स दिए हुए हैं जो कमांड्स राइटिंग करने में एसक्यूएल में हेल्प देते हैं। ये रूल्स आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेरीज जो है क्वेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेरीज ही आती हैं। एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी कैसे राइट करते हैं और इंसर्ट की कैसे राइट करते हैं। तो ये आपने बहुत गौर से देख लेने हैं। इनके लेक्चर्स आपने अच्छे से लेने हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट जो हमारे पास है ये कीवर्ड है फिर स्टैटिक लगाया हुआ है फिर फ्रॉम और स्टूडेंट टेबल। पहले हम सिलेक्ट लगाते हैं कीवर्ड जो कि हमारे पास हमारे लिए लगाना मस्ट होता है। फिर हम अगर हमने तमाम के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम स्टैटिक लगाते हैं। अगर हमने कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। तो फ्रॉम लगा के फिर टेबल का नेम लिखना है जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल का नेम था। अगर डाटा टाइप्स एसक्यूएल सर्वर में क्या क्या डाटा टाइप्स होती हैं इंटीजर। इंटीजर के आगे कितनी टाइप्स हैं बिग इंट इंट स्मॉल इंट टिनी इंट। इनके आपने नेम याद कर लेने। ये एमसीक्यू में आता है। वहाँ पे आपको कुछ इंटीजर्स की ना टाइप दी हुई होंगी और वो आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी टाइप इंटीजर की नहीं है। तो यहाँ पे ये बिग इंट इंट स्मॉल इंट टिनी इंट ये इसकी 4 टाइप्स दी हुई हैं और इनके आगे आपने ये देख लेना है कि कितने से कितने तक इनकी वैल्यूज़ हैं। आगे बिट दिया हुआ है। बिट जो होता है वो 0 वैल्यू हो सकती है और 1 हो सकती है। डेसिमल न्यूमेरिक दिए हुए है। और टेक्स्ट में हमारे पास कितने टाइप्स हैं कार वार कार टेक्स्ट और एंड कार। मनी दिया हुआ है। मनी के आगे क्या है स्मॉल मनी और मनी। स्मॉल मनी में कितने डिजिट्स होते हैं 6 डिजिट्स और मनी में कितने होते हैं 15 डिजिट्स। और स्मॉल मनी में 4 डेसिमल और मनी में भी 4 डेसिमल। ये एमसीक्यू में आ सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट की अगर टाइप्स फ्लोट एंड रियल और डेट की स्मॉल डेट और डेट टाइम। आगे हमारे पास क्या दिया कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन दिया हुआ है इनटू रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। Data definition language statement are compiled और ये इसको हम क्या कहते हैं इसको हम डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं। रिजल्टिंग इन अ सेट ऑफ टेबल स्टोर इन अ स्पेशल फाइल। जो स्पेशल फाइल होती है काला डाटा डिक्शनरी और डाटा डायरेक्टरी। डीडीएल स्टेटमेंट होती है उसको हम कंपाइल करते हैं जो कि हमारे पास रिजल्ट में क्या देती है हमारे पास स्पेशल फाइल के तौर पे। तो उसको हम क्या कहते हैं डाटा डिक्शनरी और डाटा डायरेक्टरी। आगे हमारे पास दिया हुआ है इसकी DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच इनेबल यूज़र टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इनेबल करती है यूज़र्स को कि वो एक्सेस कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें डाटा को। DML और DML के आगे टाइप्स दी हुई प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। इनके नेम आपने याद कर लेने। DML की कितनी टाइप्स हैं 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोसीजरल और सेकेंड है नॉन प्रोसीजरल। आगे एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है ये कंट्रोल करती है एक्सेस टू डाटा और इसके जो कंट्रोल एक्सेस करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है उसके ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट। ग्रांट जो होती है वो एक्सेस के लिए होती है। रिवोक जो होती है वो उसको वापस करने के लिए होती है। आगे हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रैक्टिस में क्या है कि एसक्यूएल कमांड लाइक सिलेक्ट इंसर्ट एंड क्रिएट के लिए हमें फिर ही राइट कर दें। तो आपने जब आपने क्रिएट करना होगा तो आप पहले लिखते हैं क्रिएट कीवर्ड फिर डेटाबेस लिखते हैं और फिर यूज़ डेटाबेस का नेम लिखते हैं
और अगर आपने लिखना है सिलेक्ट के लिए तो सिलेक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर स्टैटिक लगाते हैं, फिर फॉर्म लगाते हैं और फिर उस टेबल का नेम लगाते हैं, फिर लास्ट पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और अगर आपने कुछ तमाम के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करना, कुछ को ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप उन कॉलम्स का नेम लिखते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इंसर्ट इंसर्ट के लिए हम इंसर्ट इनटू लिखते हैं, फिर उसके बाद टेबल का नेम लिखते हैं, उसके जो स्पेसिफिक हमारे पास कॉलम्स दिए हुए हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लिखते हैं, लगाते हैं क्वेरी, उसके लिए इंसर्ट इनटू लिख लेते हैं कीवर्ड, फिर उसके बाद टेबल का नेम लिख लेते हैं, कॉलम, और उसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जितने भी कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं वो लिखते हैं, फिर वैल्यूज़ में उन कॉलम्स की जो हमने वैल्यूज़ देनी है, तो जो वैल्यू हम सेलेक्ट करने देते हैं उन वैल्यूज़ को लिख देते हैं इंसर्ट में। तो इस तरह की क्वेरीज आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती हैं, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। और आगे हम चलते हैं लेक्चर नंबर 26 की तरफ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें है कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड के हमारे पास कैटेगरीज दी हुई हैं। तो कितनी कैटेगरीज होती हैं एसक्यूएल कमांड की? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। कितनी है? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं एसक्यूएल के। फर्स्ट क्या है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और थर्ड है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। आगे डीडीएल की डेफिनेशन दी हुई है। तो डीडीएल जो थी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ डील करती है डीडीएल। और डीडीएल की फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जो कि अलाउ करती है स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली अ सेट ऑफ रिलेशन बट आल्सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है इसको क्या करती है? ये अलाउ करती है डीडीएल। ये आपने रीड कर लेना है इसको। आगे 3 डिफरेंट कमांड्स है डीडीएल की, जिनके नेम है क्रिएट कमांड। फर्स्ट क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड क्या है? क्रिएट। क्रिएट कैसे आप, अगर क्रिएट के लिए आपके पास क्वेरी आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्रिएट लगाएंगे, फिर उसके बाद डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम, ऐसे आप राइट करते हैं। क्रिएट की क्वेरी आप ऐसे राइट करते हैं, क्रिएट देन डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नेम। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आगे। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल्स को अगर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास कितने अप्रोचेस होने चाहिए और उनके नेम क्या है? तो इसके लिए 2 हमारे पास अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट क्या होती है? थ्रू एसक्यूएल क्रिएट कमांड। हम एसक्यूएल क्रिएट कमांड के ज़रिए जो है टेबल क्रिएट करते हैं। और दूसरा क्या होता है? थ्रू इंटरप्राइज मैनेजर, मैनेजर के थ्रू हम जो है उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ये क्रिएट टेबल दिया हुआ है, ये आपने देख लेना है। आगे हमारे पास टेबल नेम दिया हुआ है, कॉलम नेम दिया हुआ है, डाटा टाइप्स दी हुई हैं। तो इस तरह की क्वेरीज जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आती है, तो आपने अच्छे से देख लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, जैसे ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अगर आपका CS403P प्रैक्टिकल का पेपर है तो उसमें भी इस तरह की क्वेरीज आएंगी, तो आपने अच्छे से देख लेनी है। क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ एग्जाम सिस्टम। एग्जाम सिस्टम का क्या? क्रिएट करें डेटाबेस और क्रिएट करें टेबल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करें विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल सर्वर। डिफरेंट कंस्ट्रेंट का जो हमारे पास क्या है, क्या क्रिएट करके दें? स्टूडेंट टेबल और डेटाबेस बनाना है किसका? एग्जाम सिस्टम का। पहले हम क्रिएट लगाते हैं, फिर डेटाबेस और फिर एग्जाम। तो एग्जाम सिस्टम का ये क्रिएट हो गया डेटाबेस। आगे हमने क्या करना है? हमने करना है कंस्ट्रेंट के साथ उसको राइट करना है। अगर हमारे पास विदाउट कंस्ट्रेंट आया था तो हम क्रिएट टेबल लिख देते हैं, फिर टेबल का नेम लिखते हैं, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स में उसमें क्या कर देते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी के लिए क्या यूज़ होगा? इंट वैल्यू। स्टूडेंट नेम के लिए टेक्स्ट, सीजीपीए के लिए रियल और सेमेस्टर के लिए स्मॉल इंट। और अगर कंस्ट्रेंट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट का कहा गया ना, विद कंस्ट्रेंट पे हम कर सकते हैं, विदाउट कंस्ट्रेंट पे हम लिखेंगे। और अगर विद कंस्ट्रेंट होगा तो इंट का कंस्ट्रेंट क्या होता है? प्राइमरी की। और टेक्स्ट का होता है नॉट नल। और रियल का होता है चेक, लाइक कंडीशन दी हुई होती है। और स्मॉल इंट की होती है डिफ़ॉल्ट। तो ये आपने क्वेरीज लाजमी देख लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 की तरफ चलते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है। इसमें अल्टर टेबल स्टेटमेंट। अल्टर जो होता है ये कीवर्ड है, ये एक स्टेटमेंट है अल्टर। The purpose of alter statement is to make changes in the definition of a table already created through create statement। अगर create statement से हमने एक पहले से टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें अगर हम चेंजिंग्स करना चाहते हैं, उसी टेबल में मज़ीद चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अल्टर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू अक्सर आता भी है कि अल्टर टेबल जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? चेंजिंग्स के लिए।
और आगे ये होता है, ये ऐड और ड्रॉप करता है एट्रीब्यूट्स को और कंस्ट्रेंट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कंस्ट्रेंट करता है। ये एट्रीब्यूट्स को जो है ये ऐड और ड्रॉप भी करता है और कंस्ट्रेंट को एक्टिवेट भी करता है और डीएक्टिवेट भी करता है। अल्टर की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं कि ड्रॉप, ऐड एंड ड्रॉप कर सकते हैं, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल दिया हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम इसको अल्टर कर लेंगे। तो अल्टर करने के लिए हमारे पास जो सेवरल वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि हम यूज़ ऐड कॉलम करते हैं, ऐड कॉलम की हेल्प लेते हैं, फिर अल्टर कॉलम की और ड्रॉप कॉलम की और रीनेम कॉलम की। लेकिन हम वी कैन नॉट ऐड, डिलीट और मॉडिफाई मोर देन वन कॉलम एट अ टाइम। एक कॉलम को हम एक ही टाइम में बार बार ऐड, डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही टाइम में उसको हम ये सब कर सकते हैं। अगर ऐड करना है तो वो भी एक टाइम में होगा कॉलम को, और अगर डिलीट करना है तो वो भी एक ही टाइम में होगा। आगे हमारे पास DDL की कमांड्स क्या थी, एक थी क्रिएट कमांड जो हम पहले पढ़ के आए, फिर सेकंड हमने पढ़ी है अल्टर, थर्ड हमारे पास क्या है ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल देन टेबल नेम, और लास्ट हमारे पास क्या है ड्रॉप। तो ये चार कमांड्स थी हमारे पास, क्रिएट, अल्टर और ट्रंकेट और ड्रॉप। अगर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दिया हुआ है, इसकी DML की टाइप्स प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। प्रोसीजरल में क्या होता है, यूज़र के हम बताते हैं कि हमें कैसे डाटा की ज़रूरत है और उसको हमने कैसे गेट करना है, उसको हम खुद बताते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में। जबकि नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ बताते हैं कि हमें कौन से डाटा की ज़रूरत है और उसको हमने हासिल कैसे करना है, वो हमें खुद से ही वो वाली लैंग्वेज करके दे देती है नॉन प्रोसीजरल में। आगे हमारे पास DML के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या, इंसर्ट है, सिलेक्ट है और अपडेट है। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। इंसर्ट को राइट करने का तरीका आपने देख लेना है। इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो पहले से मौजूद टेबल होगा उसमें हमने अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। ये MCQ हो सकता है तो आपने इसको देख लेना है। आगे फिर एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से देखनी है। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है और इसमें हमारे पास ये इंसर्ट की जो हम पीछे पढ़ के आए हैं क्वेरी वही दी हुई है। इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम, फिर कॉलम की लिस्ट, फिर वैल्यूज़, फिर वैल्यू की लिस्ट। इस तरह से आप इंसर्ट की क्वेरी राइट करते हैं। इस लेक्चर में आपके पास क्या दिए हुए हैं, इसमें क्वेरीज ही दिए हुए हैं। सिलेक्ट की आगे हमारे पास कितने क्लासेज हैं, उनके नेम, सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं वो आपने देखना है। आगे हमारे पास क्वेरीज दी हुई हैं कुछ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गेट डाटा अबाउट स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तमाम के तमाम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको कॉलम्स को हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई होती तो हम कुछ कॉलम्स को ही सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फ्रॉम दिया हुआ है तो इसलिए हम स्टूडेंट टेबल के तमाम कॉलम्स को यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी क्या है कि गिव द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद द प्रोग्राम नेम। द एसक्यूएल कमांड फॉर द क्वेरी इज एज अंडर, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल से हमने कौन कौन से कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, एक तो स्टूडेंट नेम वाले को, दूसरा प्रोग्राम नेम वाले को। तो इसमें हमने सिर्फ वही सिलेक्ट कर लिए। जिस तरह की क्वेरी होगी आपने उसी टाइप का ही उसको सिलेक्ट कर लेना है। आगे ये अलियास जो है एज के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक कंडीशन ही होती है और ये ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट नेम। अगर हमने चेंजिंग करनी है तो उसके लिए हम एलियास AS वाला वर्ड यूज़ करते हैं कि जैसे स्टूडेंट नेम जो हमारे पास है उसको चेंज करके स्टूडेंट नेम कर दो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। और प्रोग्राम नेम PR नेम था ना, तो इसको प्रोग्राम कर दो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। एज का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं। आगे ये हमारे पास मज़ीद क्वेरी दी हुई है और ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेट द प्रोग्राम नेम इन विच स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। उस प्रोग्राम नेम का दो जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो। और इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो प्रोग्राम नेम ही हम सिर्फ करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। हम तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। डिस्टिंक्ट हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया डिस्टिंक्ट का, कि हम कुछ खास प्रोग्राम को ही सिलेक्ट करें स्टूडेंट टेबल से। अगर लेक्चर नंबर 29 है और लेक्चर नंबर 29 में आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें ये क्वेरीज ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोर्सेज ऑफ MCS प्रोग्राम को डिस्प्ले कर दो।
तो जो एमसीएस प्रोग्राम के कोर्सेज होंगे उनके लिए हम कोर्स कोड लिखेंगे, सिलेक्ट कीवर्ड लगा के कोर्स कोड, कोर्स का नेम, प्रोग्राम नेम फ्रॉम कोर्स टेबल लगा के, और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे वेयर हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम नेम इक्वल टू एमसीएस, जितने भी एमसीएस वाले प्रोग्राम नेम होंगे उनके कोर्स कोड, उनका नेम, प्रोग्राम नेम कोर्स टेबल से डिस्प्ले कर दो। तो ये कंडीशन हम लगाते हैं। और अगर हमने क्या करना है, हमने लेंगे एमसीएस, जहाँ पे प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू एमसीएस था, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे कि एमसीएस के अलावा जो प्रोग्राम नेम है उनको हमारे लिए क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो ये क्वेरीज आपने अच्छे से देख लेनी है। तो ये आपके फाइनल टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेरी का क्वेश्चन है तो सेम एज इट इज़ भी आ सकता है और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ भी आपका आ सकता है। आगे लेक्चर नंबर 30 है, और लेक्चर नंबर 30 में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर बाय क्लास दी हुई है। ऑर्डर बाय क्लास में ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑर्डर बाय क्लास जो होता है ये किस में हम यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही हम इसको यूज़ करते हैं। किसी और स्टेटमेंट में, इंसर्ट में, अपडेट में, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते। इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज़ करते हैं, किसको, ऑर्डर बाय क्लास को। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दे, फंक्शंस इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के कितने फंक्शंस हैं, और कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। तो कैटेगरीज में मैथमेटिकल कैटेगरी आती है, स्ट्रिंग भी आती है, डेट, सिस्टम और कन्वर्जन। कन्वर्जन के आगे कास्ट, कन्वर्ट, और सिस्टम में यूज़र आ जाता है, डाटा लेंथ आ जाता है, होस्ट नेम आ जाता है, डेट में डेट टाइप, डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, गेट डेट, इस तरह के उसके आगे और पॉइंट्स आ जाते हैं। आगे एग्रीगेट फंक्शंस दिए हुए हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, दीज फंक्शंस ऑपरेट्स ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं रोज के सेट पे और रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू को। सिंगल वैल्यू कौन देते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। आगे हमारे पास ये दिया हुआ फंक्शन और उनके यूसेज। एवरेज फंक्शन जो होता है इसका क्या यूसेज होता है, और काउंट फंक्शन का क्या होता है। एवरेज फंक्शन जो होता है ये कंप्यूट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ कॉलम, उसकी एवरेज जो, अगर हम ए वी जी लगा देंगे तो ये एवरेज के लिए हम यूज़ करते हैं ए वी जी को। ए वी जी जो होगा ये क्या करेगा, ये एवरेज वैल्यू जो होगी कॉलम की वो हमें कंप्यूट करके देगा। काउंट जो होगा वो हमें काउंट करके देगा रोज़ की वैल्यू को, और जो काउंट स्टैटिक लगा देंगे तो ये करेगा स्पेसिफाइड टेबल और व्यू जो होगा उसकी तमाम रोज़ को काउंट करके देगा। अगर मिनिमम लगा देंगे तो मिनिमम वैल्यू जो कॉलम में होगी उसको फाइंड कर देगा, मैक्सिमम लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी कॉलम में उसको सिलेक्ट कर देगा। सम लगा देंगे तो सम जो होगा वो क्या करेगा, वो तमाम वैल्यू को सम करके दे देगा। आगे ग्रुप बाय क्लास की ये क्वेरी कैसे आप राइट करते हैं, ग्रुप बाय क्लास कैन बी यूज्ड इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। तो ग्रुप बाय क्लास को हम क्यों यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए, डाटा को, मल्टीपल रिकॉर्ड के डाटा को हम कलेक्ट करने के लिए ग्रुप बाय क्लास का इस्तेमाल करते हैं। आगे हैविंग क्लास है, तो हैविंग क्लास जो थी ये डिपेंडेंट होती है, ये ना हो तो हैविंग क्लास इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ग्रुप बाय क्लास। तो ये किसके साथ डिपेंडेंट होती है, ग्रुप बाय क्लास के साथ। ग्रुप बाय क्लास के साथ ही हम जो है हैविंग क्लास का यूज़ करते हैं, ये एक कंडीशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे ग्रुप बाय मार्क्स हमने एक वैल्यू लिख ली, लेकिन हैविंग हम लगा के, हैविंग क्लास लगा के हम उसको मार्क्स को कंडीशन दे रहे हैं, मार्क्स ग्रेटर दैन 300। तो ये हम क्या करते हैं, हैविंग क्लास जो थी ये कंडीशन के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये किस में यूज़ होती है, कॉम्बिनेशन के किसके कॉम्बिनेशन के साथ, ग्रुप बाय क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको पता ही होगा, आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए होंगे, पिछले जो आपके पास कोर्सेज थे उनमें पढ़ के आए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होती है, कि मल्टीप्लाई करना होता है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ। तो यहाँ पे कार्टेशियन जॉइन जो होता है इज व्हेन यू जॉइन एवरी रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब क्या करते हैं आप ज्वाइन करते हैं एक टेबल की रो को दूसरे टेबल की तमाम रो के साथ, एक टेबल की तमाम रोज को दूसरे टेबल की तमाम रोज के साथ मल्टीप्लाई करने को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर है 31। 31 में आपके पास टाइप्स ऑफ ज्वाइन इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप है इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन की आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ओनली दोज रोज फ्रॉम टू टेबल्स आर ज्वाइन दैट हैव सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट। जिनकी सेम वैल्यू होगी कॉमन एट्रीब्यूट्स में उनको हम ज्वाइन कराएंगे, उनका इनर ज्वाइन लेंगे। तो इनर ज्वाइन की क्वेरी आपको आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे
क्वेरी दी हुई है ये इनर जॉइन की क्वेरी दी हुई है। आपने ये अच्छे से देख लेनी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स इनर जॉइन प्रोग्राम ऑन कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है और कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम। तो ये किसकी थी? इनर जॉइन की थी क्वेरी। आगे आउटर जॉइन दी हुआ, आउटर जॉइन में भी आपने इसकी क्वेरी देख लेनी है कि आउटर जॉइन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, फुल आउटर जॉइन कैसे लिखते हैं, हाफ आउटर जॉइन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन कैसे लिखते हैं और राइट आउटर जॉइन कैसे लिखते हैं। ऊपर क्या था? आउटर जॉइन और उसके अलावा क्या था? इनर जॉइन और राइट आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन आ गया तो आपने ये वाली क्वेरी लिखनी है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और ये ब्लू से मैंने लिखा हुआ है, ये वाली अच्छे से आप देख लीजिएगा। और अगर लेफ्ट आउटर जॉइन हुआ तो इसके लिए भी आप सेम वैसी क्वेरी लिखेंगे जैसे राइट आउटर जॉइन के लिए थी। बस वहाँ पे आपने कीवर्ड चेंज कर देना है, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दी। जहाँ आपने लेफ्ट आउटर जॉइन लिखा वहाँ पे आपने राइट आउटर जॉइन लिख देना है। और अगर आपके पास फुल आउटर जॉइन आता है तो उसके लिए आपने ये क्वेरी लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेमी जॉइन है, सेमी जॉइन के लिए आपने ये क्वेरी लिखनी है। और आगे सेल्फ जॉइन जो होता है ये जॉइन कराता है विद इटसेल्फ, अपने साथ ही जॉइन करवाता है, अपने टेबल को अपने साथ ही जॉइन करवाता है। इसमें डबल डबल वैल्यूज जो होंगी वो एक वैल्यू जो होगी वो 2 बार राइट होगी क्योंकि वो अपने साथ ही जॉइन करवाता है। तो इसकी क्वेरी आपने देख लेनी है। आगे सब क्वेरी दी हुई है। सब क्वेरी क्या होती है? इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। सब क्वेरी को हम नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं क्योंकि नेस्टेड क्वेरी में भी उसके अंदर मजीद क्वेरी होती थी, तो इसलिए नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी दैट हैज़ अनदर क्वेरी एम्बेडेड विद इट एंड द एम्बेडेड क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। कि नेस्टेड क्वेरी में एक मजीद एक और क्वेरी होती थी उसके अंदर और उसी एम्बेडेड क्वेरी को हम क्या कहते हैं? सब क्वेरी। सब क्वेरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में भी आ सकती है और एमसीक्यू में तो ज़रूर आएगी। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये कंडीशन दी हुई है कि सब क्वेरी हम कैसे राइट करते हैं। क्वेरी के अंदर मजीद क्वेरी जैसे सिलेक्ट टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट तक लिख लिया। आगे हमने कंडीशन दे दी वेयर मार्क्स ग्रेटर दैन, ये वाले कंडीशन दे के हमने क्या कर दिया? उसके अंदर एक और क्वेरी राइट कर दी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स स्कोर ग्रेटर देन 100। क्वेरी के अंदर मजीद क्वेरी को हम क्या कहते हैं? सब क्वेरी। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल में डीसीएल में हम एक्सेस कंट्रोल यूज़ करते थे। इसमें हम हमारे पास एक्सेस कंट्रोल में क्या थे? ग्रांट और रिवोक कमांड्स थी। 2 कमांड्स थी, ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। आगे ग्रांट कैसे आपने राइट करनी है ये आपने देख लेना है और ग्रांट सिलेक्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम, और ग्रांट सेलेक्ट और रिवोक सेलेक्ट इन दोनों को आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है? लेक्चर नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 32 में क्या दिया? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, इसकी जनरल एक्टिविटीज़ क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरल एक्टिविटीज़ जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम की वो क्या क्या है। फर्स्ट है डाटा इनपुट प्रोग्राम है, सेकंड है एडिटिंग, थर्ड है डिस्प्ले, फोर्थ है प्रोसेसिंग रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ और फिफ्थ है रिपोर्ट्स। ये 5 आपने अच्छे से याद कर लेनी क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आती हैं कि जनरल एक्टिविटीज़ जो एप्लीकेशन प्रोग्राम की है वो कौन कौन से। इनमें से आपको 3 दी होंगी और एक इनमें से नहीं दी होगी, तो वो जो नहीं होगी उसको ही आपने सेलेक्ट करना है। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 3 दी होती हैं और एक नहीं होती है, एक जो नहीं होती वो आपसे पूछेंगे कि एक्सेप्ट ऑल दीज विच वन इज़ नॉट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की कौन सी एक्टिविटी नहीं है, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। यूज़र इंटरफेस की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। अ विंडो और स्क्रीन यूज़ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम और कंप्यूटर, या वो वाली विंडो या स्क्रीन जिसको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के तौर पर। यूज़र और सिस्टम जो होता है वो यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो हम विंडो यूज़ कर रहे होते हैं उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स हैं कितनी यूज़र इंटरफेस की। फर्स्ट है टेक्स्ट बेस और सेकंड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म्स भी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्म्स। तो यूज़र इंटरफेसेस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट बेस और सेकंड है जीयूआई, और जीयूआई को हम क्या कहते हैं? फॉर्म्स भी कहते हैं। आगे टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस में क्या क्या आता है और फॉर्म्स में इसके आगे मज़ीद कितनी टाइप्स हैं। और टेक्स्ट बेस में एडिंग अ रिकॉर्ड आ जाता है, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, इन्वॉल्वमेंट, उनको हम एक कीवर्ड दे देते हैं, एक नंबर के साथ ऐड कर देते हैं।
टेक्स्ट के तौर पे। फॉर्म्स में हमारे पास इसकी टाइप्स दी हुई हैं। तो ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राउज़र बेस्ड जो है फॉर्म्स कौन कौन से हैं। इनमें एचटीएमएल आ जाता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ जाती है, और थर्ड क्या आता है, फ्रंट पेज। और नॉन ब्राउज़र जो होता है, सिंपल हमारे पास जो होता है, उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें हमारे पास इनके अलावा जो लैंग्वेज होती है, जैसे वेब पेज हो गया, वो क्या होता है, वो होता है नॉन ब्राउज़र विदाउट कोडिंग, लाइक एमएस वर्ड जैसे हो गया। ब्राउज़र जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉन ब्राउज़र, लाइक सिंपल ब्राउज़र, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड पे हम कोडिंग नहीं करते। और ब्राउज़र बेस्ड होते हैं वो एचटीएमएल, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और फ्रंट पेज, इन पे हम कोडिंग करते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यूज़र फ्रेंडली जो होता है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, और इजी टू लर्न। यूज़र फ्रेंडली जो होता है ये इजी टू लर्न होता है और इजी टू यूज़, इसको यूज़ करना भी इजी होता है और इसको लर्न करना भी इजी होता है। इसके डिफरेंट काइंड दिए हुए हैं यूज़र की। तो इसकी क्या क्या काइंड्स हैं, बिगनर्स, फर्स्ट हैं बिगनर्स, सेकंड है इंटरमीडिएट यूज़र्स होते हैं। बिगनर्स जो होते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं यूज़ करना इंटरनेट को। और इंटरमीडिएट जो तो जिनको 50% पता होता है कि कैसे यूज़ करना है, और एक्सपर्ट जो होते हैं उनको पता होता है कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, और उसको कैसे करना है, वो एक्सपर्ट्स को ही पता होता है। तो ये 3 टाइप्स थी यूज़र की, ये आपने याद कर लेने इनके नेम। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, इसमें एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू ही आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसका आपने लेक्चर अच्छे से ले लेना है। और जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिया हुआ है, तो आपने क्या कर लेना है, आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करना देखना है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम कितने टेबल्स यूज़ करते हैं, टेबल व्यू इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में जो टेबल व्यू होता है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, फर्स्ट है डेट शीट, सेकंड है डिज़ाइन व्यू। एक डेट शीट में हम व्यू को देखते हैं एमएस एक्सेस में, और डिज़ाइन व्यू में देखते हैं। और फॉर्म्स व्यू के कितने लेआउट हैं, फर्स्ट लेआउट और सेकंड, इसकी कितनी टाइप्स हैं, फर्स्ट क्या है, लेआउट है, सेकंड इसकी टाइप है डिज़ाइन व्यू, और थर्ड है डेट शीट व्यू। फॉर्म्स व्यू जो होता है, जो हम फॉर्म को व्यू करने जाते हैं एमएस एक्सेस में, उसके आगे उसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 है। लेआउट एक होता है, दूसरा डिज़ाइन व्यू, थर्ड होता है डाटा शीट व्यू। और मेथड जो क्रिएटिंग फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस के लिए यूज़ होते हैं, वो कितने मेथड हैं, वो 2 हैं। फर्स्ट है विद विज़र्ड, विज़र्ड के साथ हम उसको यूज़ करते हैं उस मेथड को। और सेकंड है फॉर्म विदाउट विज़र्ड, एक फॉर्म होता है विद विज़र्ड और सेकंड दूसरा होता है विदाउट विज़र्ड। तो ये आपने रीड कर लेना है इन पॉइंट्स को, इनमें से शायद एमसीक्यू आ सके, वरना आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के लिए ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला लेक्चर। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 34 की तरफ। तो लेक्चर 34 में आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें है स्टोरेज की टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज की क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो है स्पीड ऑफ एक्सेस, दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डाटा, थर्ड है रिलायबिलिटी। डाटा जो होगा उसकी स्पीड ऑफ एक्सेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डाटा होना चाहिए, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल स्टोरेज के लिए। इसके आगे हमारे पास स्टोरेज की टाइप्स दी हुई हैं। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं स्टोरेज की, वोलेटाइल स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज क्या होती है, वो वाली स्टोरेज जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, तो वो वाली स्टोरेज, जैसे मैंने ये पीडीएफ ओपन की है, अगर मैं कंप्यूटर को ऑफ कर दूं तो ये वाली जो पीडीएफ होगी, ये वाला डाटा जो होगा ये लॉस हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगी। तो ये वाली स्टोरेज होगी ये वोलेटाइल होगी। और जो मेरे पास कंप्यूटर के अंदर इसके डिस्क वगैरह जो हमारे पास सेव होती हैं, वो वाला डाटा जो होता है, जो कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बावजूद भी डल नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आगे कैश दिया हुआ है, कैश इज़ अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म होता है ये हमारे पास। और कैशिंग की हमारे पास टाइप्स दी हुई हैं, कौन कौन सी टाइप्स है, मेमोरी कैशिंग है और सेकंड है डिस्क कैशिंग। तो हमारे पास जो मेमोरी कैश होता है ये क्या कहलाता है, इसको हम समटाइम कैश स्टोर भी कहते हैं और रैम कहते हैं, किसको, मेमोरी कैश को। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं कि लेवल 1 कैश क्या होता है, इंटरनल कैशेज़ को हम क्या कहते हैं, लेवल 1 कैशेज़। और जब एक्सटर्नल कैशेज़ जो हमारे पास होती हैं, वो वाली मेमोरी जो एक्सटर्नल कैश मेमोरी होती है, उसको हम कहते हैं लेवल 2 कैशेज़। और ये 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कैश हिट का, ये बहुत ज़्यादा आता है कि जो डाटा फाउंड होता है कैश में, उसको क्या कहते हैं, कैश हिट।
व्हेन डाटा इज फाउंड इन द कैश, कैश में जो हमारे पास डाटा फाउंड होता है उसको कहते हैं कैश हिट। अगर रैम दी हुई है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, स्टैंडिंग फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे सीपीयू जो होता है डायरेक्टली एक्सेस करता है रैम को, वो वाला इंफॉर्मेशन जो लॉस हो जाती है उसको डायरेक्टली एक्सेस कौन करता है, सीपीयू। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट ईईप्रॉम की फुल फॉर्म आ सकती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे फ्लैश मेमोरी हमारे पास क्या है, फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है ये कितने टाइम्स फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से, तो ये 10 to 100 टाइम्स फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से। कौन, हार्ड डिस्क। आगे चलते हैं, हमारे पास सी डी रोम दिया हुआ है, इरेजेबल रोम की फुल फॉर्म ईओ। ईओ की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल ऑप्टिकल। नेक्स्ट रेड ज़ीरो जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं एक टाइम में, ओनली वन टाइम। और रेड वन में हम क्या करते हैं, सेम डाटा को स्टोर करते हैं मैनी टाइम्स में। और रेड टू में हम क्या करते हैं, डाटा को एक डिस्क में हम उसको स्टोर करते हैं, दूसरे डिस्क में उस डाटा की पैरिटी को स्टोर करते हैं। फिर मज़ीद एक और डिस्क में उस डाटा को मज़ीद स्टोर करते हैं और उसकी पैरिटी नेक्स्ट जो डिस्क होगी उसमें हम स्टोर करते हैं रेड टू में। और रेड थ्री जो थी इसमें हम लार्ज रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर इन मल्टीपल डिस्क एंड पैरिटी बिट ऑफ ऑल डाटा स्टोर इन वन डिस्क। और रेड फोर में हम क्या करते हैं, स्मॉल रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। रेड फाइव में हम पैरिटी स्टोर करते हैं मल्टीपल ड्राइव्स पे। आगे सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि की फील्ड दैट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। सिक्वेंशियल फाइल इज ऑफन द की फील्ड, ये वो वाली की फील्ड होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। कौन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर है 35। 35 में से भी आपके पास हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सके हैशिंग को लेकर, वरना इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो हैशिंग हमारे पास क्या होती है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड, नोट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड के रिकॉर्ड की सीक्वेंस को जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कौन सी कीज़ यूज़ होती हैं और किस लिए यूज़ होती है, और जिसमें एडिंग डिलीटिंग रिकॉर्ड इज़ अ ट्रिकी प्रोसेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डिलीट करना रिकॉर्ड को और ऐड करना जो होता है ये एक ट्रिकी प्रोसेस होता है। तो ये एमसीक्यू हो सकता है। लॉग फाइल दिया हुआ है, लॉग फाइल को हम ट्रांजैक्शन फाइल भी कहते हैं। और लॉग फाइल में हम टेम्परेरी रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, जबकि हम मास्टर फाइल में हम परमानेंट रिकॉर्ड फाइल को स्टोर करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल्स प्रोवाइड एक्सेस ओनली इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही सिक्वेंशियल फाइल हमें प्रोवाइड करती है एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स दी हुई हैं इसकी, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इंडेक्स हमारे पास होता है जिसके ज़रिए हम इजीली फाइल को जो है उसके पेजेस तक, जैसे हमारे पास एक टॉपिक होता है उसका पेज नंबर होता है। बुक फाइल जो होती है ये किसके लिए यूज़ होती है, ये इजीली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। और जैसे कि बुक में हमारे पास टॉपिक दिया होता है और पेज नंबर दिया होता है, तो हमारे पास सर्च बार जो होती है उस पर हम सर्च कर सकते हैं पेज नंबर लिख के उस टॉपिक को ईजिली, तो वो हम इंडेक्स ही हमारे पास होता है। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है, ये आपने रीड कर लेना है कि इंडेक्स जो मल्टीपल इंडेक्सेस जो होते हैं यूज़ करते हैं सिक्वेंशियलिटी को, कंसेप्ट को। विदिन द फाइल इज यूजलेस, वो वाली फाइल जो यूजलेस होगी उसमें ये कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में एक ना एक की का होना ज़रूरी होता है, मस्ट हैव एट लीस्ट वन की। और प्राइमरी की जो हो वो ऑलवेज नंबर 0, प्राइमरी की को 0 नंबर दिए जाते हैं। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कैन हैव अप टू 255 कीज़, इसकी टोटल कीज़ कितनी होनी चाहिए, 255। और इसमें हम कॉमनली यूज़ कितनी करते हैं, 7 to 8 कीज़ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट आपने रीड कर लेने हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 36, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और एमसीक्यू आते हैं, लॉन्ग नहीं आता, हैशिंग सिर्फ आ सकता है।
तो हैशिंग को आपने देख लेना है। हैशिंग में हमारे पास ये एमसीक्यू दिए हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हैशिंग जो होता है ये प्रोवाइड करता है रैपिड नॉन सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड। तो ये क्या करता है, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है आपको। हैशिंग, आगे हैशिंग के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आपने किसी रिकॉर्ड की वैल्यू या एड्रेस उसका फाइंड आउट करना है तो उसको आप हैशिंग के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हैशिंग के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू हमारे पास दी होती है उसका मोड लेते हैं 10 के साथ। जैसे अगर हमारे पास रिकॉर्ड में 23 वैल्यू हमें दी हुई है तो 23 का 10 के साथ मोड लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। जो 3 वैल्यू आएगी वो हम एड्रेस में स्टोर करेंगे। 23 का एड्रेस क्या हो गया 3, और 10 का एड्रेस, जब 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, तो 0 इसका एड्रेस हो गया, 20 का भी एड्रेस 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। फंक्शन में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। फर्स्ट क्या है कि द वर्स्ट हैश फंक्शन, जो वर्स्ट हैश फंक्शन होता है वो क्या मैप करता है, ऑल कीज़ टू द सेम बकेट की तमाम कीज़ को मैप करता है। जबकि हमारे पास डिस्टिंक्ट, जो बेस्ट हैश फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो डिस्टिंक्ट एड्रेसेस के कीज़ को जो मैप करता है। बेस्ट हैश फंक्शन क्या करता है और वर्स्ट हैश फंक्शन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। आगे हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स इसकी है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें नो इंडेक्स टू सर्च टू मेंटेन, वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस, इनएफिशिएंट। और इनमें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है कि जब हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्सेस इज़ नीडेड, तो हम हैश एक्सेस को तब यूज़ करते हैं जब डायरेक्ट एक्सेस की ज़रूरत होती है, बट सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस इज़ नॉट। जब हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस की ज़रूरत होती है तब हम हैश एक्सेस को यूज़ करते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस में हम इसको यूज़ नहीं करते। मैपिंग फ़ंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। मैपिंग फ़ंक्शन आपने देख लेना है। और आगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड टू मैनेज दिस प्रॉब्लम। कोलाइजन जब हमारे पास अक्कर हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम्स, जो जब हमारे पास कोलाइजन अक्कर हो जाती है तो उसको हम सोल्व करते हैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करके, जिसमें चेनिंग होती है, ओवरफ्लो होती है। और कोलाइजन होती कौन सी, कोलाइजन जैसे हमारे पास 10 और 20 का सेम ही एड्रेस आ रहा था 0, तो वहाँ पे हमारे पास कोलाइजन अक्कर हो रही थी। और इसके लिए हम ये वाले पॉइंट्स जो है, चेनिंग, ओवरफ्लो एरिया, रीहैशिंग, यूजिंग नेबरिंग स्लोट्स, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, रैंडम प्रॉबिंग, ये 6 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, 6 पॉइंट्स को हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे चेनिंग की डेफिनेशन दी हुई है। चेनिंग आपने देख लेना है। रीहैशिंग क्या होती है, रीहैशिंग एक सेकंड हैशिंग होती है, स्कीमा होती है। जब कोलाइजन अक्कर होती है तो हम रीहैशिंग करते हैं, और रीहैशिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हम मोड 10 लेके 0 वैल्यू आ रही है तो हम उस 10 की जगह उसका 11 के साथ मोड ले लेंगे उस वैल्यू का, तो एड्रेस 9 आ जाएगा। रीहैशिंग का मतलब होता है उस हैशिंग को मज़ीद और हैशिंग कर देना 1 ऐड करके। जैसे 0 यहाँ पे था ना, तो उसमें हमने मज़ीद 1 ऐड कर दिया और फिर आगे 9 हैशिंग इसके आगे। लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, इसमें क्या कहते हैं 0 + 1 कर देते होते हैं और फिर उसके बाद उसकी हैशिंग करते हैं। आगे क्लस्टरिंग की डेफिनेशन दी होगी। क्लस्टरिंग क्या होती है, लीनियर प्रोबिंग जो है ये क्या है, इज सब्जेक्ट टू अ क्लस्टरिंग फिनोमिनन। क्लस्टरिंग का फिनोमिना क्या है, लीनियर प्रोबिंग ही है। तो लीनियर प्रोबिंग जो है ये क्लस्टरिंग जो है ये फिनोमिना है लीनियर प्रोबिंग का। ओवरफ्लो एरिया आगे दिया हुआ। ओवरफ्लो एरिया में हम 2 सेक्शन यूज़ करते हैं, एक प्राइमरी एरिया होता है और सेकंड ओवरफ्लो एरिया। और नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन हैंडलिंग। तो कोलिजन हैंडलिंग में हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग जो होती है ये सेम लाइक वर्क करती है लीनियर प्रोबिंग की तरह। आगे हमारे पास एक ये टेबल दी हुआ, टेबल इसमें से आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं कि चेनिंग में हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चेनिंग का डिसएडवांटेज जो ये एमसीक्यू में आ भी चुका है कि ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट। जब हम ओवरहेड कर देते हैं मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट को तो ये चेनिंग में इसका डिसएडवांटेज होता है। अगर रीहैशिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और ओवरफ्लो के, ये आपने ज़रूर देख लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 है। तो लेक्चर नंबर 37 में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इंडेक्स आर आल्सो कॉल्ड कंटेन ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्ट सर्चेस टू द डिजायर्ड डाटा एंट्रीज। इंडेक्स में हमारे पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डायरेक्ट सर्च करती है डिज़ायर्ड डाटा एंट्रीज को, जो हम जिस डाटा को हम सर्च करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें ये वाला डाटा मिले, उस डिज़ायर्ड डाटा को सर्च करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन का। और इंडेक्स जो होता है इसके पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। देयर कैन बी मल्टीपल इंडेक्सेस पर फाइल, और इसमें मल्टीपल इंडेक्सेस भी एक फाइल में होते हैं। आगे जो कि इम्प्लीमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ बी ट्री की फॉर्म में।
और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बी ट्री की फॉर्म में इंडेक्स को। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंडेक्स की क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन के आपने नेम देख लेने हैं कि इसकी कितनी क्लासिफिकेशन होती है, थ्री टाइप्स इसकी क्लासिफिकेशन की। इनके नेम आपने अच्छे से देख लेने हैं, क्लस्टर्ड वर्सेस अनक्लस्टर्ड, सिंगल की वर्सेस कंपोजिट इंडेक्स, ट्री बेस्ड, इन्वर्टेड फाइल्स और पॉइंटर्स। आगे प्राइमरी इंडेक्स दिया हुआ है, विद द प्राइमरी की एट्रीब्यूट बीइंग यूज्ड टू स्टोर इट इज एन ऑर्डर्ड अरे। प्राइमरी की को यूज़ करते हुए हम इसको स्टोर कर सकते हैं ऑर्डर अरे में। और सेकेंडरी इंडेक्स दिया हुआ है, सेकेंडरी इंडेक्स में हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, रिकॉर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ, रिकॉर्ड अगर हमने स्टोर करना है ऑन द बेसिस ऑफ की एट्रीब्यूट्स पर, तो इसकी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके नेम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सिक्वेंशियल सर्च, sorted on the basis of name, sort for command एग्जीक्यूशन। आगे अप्रोचेज हैं इंडेक्स की, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेज ऑफ इंडेक्सेस, इनके नेम क्या, इन्वर्टेड फाइल और इन्वर्जन, लिंक्ड लिस्ट और बी ट्री। ये 3 है। आगे क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट को कमांड हमने कैसे इसकी राइट करनी है ये आपने देख लेनी है, क्रिएट को राइट करने का तरीका। क्रिएटिंग इंडेक्स के लिए आपने ये क्वेरी देख लेनी है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर क्रिएट करना होगा इंडेक्स को तो आपने कैसे लिखना है, पहले क्रिएट कीवर्ड फिर इंडेक्स, और इंडेक्स भी कीवर्ड या फिर इंडेक्स का नेम लिखते हैं, फिर ऑन लगाते हैं कंडीशन के लिए, फिर टेबल नेम और फिर कॉलम का नेम। कॉलम का नेम हम क्या स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं क्रिएट इंडेक्स लिखा हमने, फिर मेरे इंडेक्स का नेम है माई इंडेक्स, फिर ऑन लगाया कंडीशन के लिए, फिर स्टूडेंट टेबल था और उसमें हमने कॉलम सेलेक्ट किया स्टूडेंट नेम का, लास्ट पे सेमीकोलन। आगे प्रॉपर्टीज़ दी हुई इंडेक्स की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इंडेक्स की, तो ये यहाँ पे इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि इंडेक्स कैन बी डिफाइंड इवन व्हेन देयर इज़ नो डाटा इन द टेबल। अगर टेबल में डाटा मौजूद ना हो तब भी हम इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आर चेक्ड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड। दिस कमांड पे हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो हमारे पास होंगी उनको हम चेक करते हैं, उसके बाद हम सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करता है इंडेक्स, इट सपोर्ट सिलेक्शन ऑफ फॉर्म एज अंडर। तो फॉर्म्स को जो है ये सिलेक्शन ऑफ फॉर्म को ये सपोर्ट करता है, उसके अलावा ये इक्वालिटी सिलेक्शन को भी सपोर्ट करता है, उसके अलावा ये रेंज सिलेक्शन को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 38। तो इसमें हमारे पास एमसीक्यू है, टेबल कैन कंटेन ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स में जो हमारे पास यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स दिया हुआ है, तो क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, डिटरमिन करता है स्टोरेज ऑर्डर ऑफ डाटा इन टेबल। टेबल में हमारे पास जो स्टोरेज ऑर्डर होता है उसको डिटरमाइन कौन करता है, क्लस्टर इंडेक्स। और एक टेबल में हमारे पास एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है, आर टेबल कंटेन ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स और क्लस्टर्ड इंडेक्स में आपने डिफरेंस देख लेना है। क्लस्टर्ड इंडेक्स जो होता है ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू नॉन क्लस्टर। नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो होता है ये स्लोअर होता है, ये फास्ट वर्क नहीं करता। और क्लस्टर्ड इंडेक्स जो होता है इसमें रिक्वायर लेस मेमोरी फॉर ऑपरेशंस के लिए हमें लेस मेमोरी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे मोर मेमोरी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इंडेक्स होता है इसका मेन डाटा होता है और यहाँ पे इंडेक्स होता है इस कॉपी ऑफ डाटा, तो ये डाटा की कॉपी होता है। तो आपने क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में डिफरेंस देख लेना है। आगे लीफ नोड्स कंटेन्स इंडेक्स रो। लीफ नोड्स में हमारे पास इंडेक्स रो होती है, लीफ नोड्स कंटेन इंडेक्स रोज। तो लीफ नोड्स के पास क्या होती हैं, इंडेक्स रोज होती हैं। आगे डेंस एंड स्पेयर्स इंडेक्स में डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं इसकी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर इंडेक्सेस। ऑर्डर इंडेक्सेस की कितने टाइप है, 2। फर्स्ट क्या है डेंस इंडेक्स और सेकंड है स्पेयर्स। तो इन दोनों टाइप्स को आपने देख लेना है। और हमारे पास दिए हुए है इंडेक्स की अपडेशन, के इंडेक्स को हम अपडेट कर सकते हैं। कितने लेवल हैं स्पेयर्स इंडेक्स के, हमारे पास 2 लेवल होते हैं, एक होता है इंडेक्स अपडेट, दूसरा होता है डिलीशन, और तीसरा हमारे पास है इंसर्शन। तो हम इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 39 एंड 40 है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। तो यहाँ पे हमारे पास जो 40 लेक्चर में व्यू दी और व्यू की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्यू क्या होता है, व्यू इज़ अ विजुअल टेबल होता है, ओरिजिनल बेस टेबल का होस्ट कॉन्टेंट डिफाइंड बाय एसक्यूएल क्वेरी।
इसका कंटेंट जो होता है ये हम डिफाइन करते हैं एसक्यूएल क्वेरी के ज़रिए। तो ओरिजिनल बेस टेबल का हम एक वर्चुअल टेबल लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं। इसकी मदद से हम वो वर्चुअल टेबल लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। जैसे एम्प्लॉय का टेबल हो गया, एम्प्लॉय के टेबल में होता है उसका आईडी, उसका नेम, उसका सैलरी। एज ए मैनेजर के तौर पे मैनेजर के पास एम्प्लॉय का टेबल जो होता है उसमें उसकी आईडी भी होती है, नेम भी मेंशन होता है और सैलरी भी मेंशन होती है। जबकि एम्प्लॉय के पास भी उसका टेबल आएगी, वो वर्चुअल टेबल बन के आता है जिसमें उसकी सैलरी हाइड कर दी जाती है, उसका नेम, उसका आईडी वगैरह शो होगा, लेकिन उसका नेम और उसकी जो सैलरी होगी वो हाइड होगी। तो व्यू की डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि व्यू क्या होता है। वर्चुअल टेबल होता है ओरिजिनल बेस टेबल का, और व्यू को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किन पॉइंट्स को लेकर। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं व्यू में, तो व्यू का नेम आप राइट कर सकते हैं, उसमें आप फील्ड पेयर करा सकते हैं, कॉलम टाइटल राइट कर सकते हैं। तो ये सब जो है व्यू में आप कर सकते हैं, पॉइंट्स दिए हुए थे। आगे हमारे पास क्या दिया, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ न्यू व्यू इन योर डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस में एक न्यू व्यू को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके कितने तरीके हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है, तो इनके नेम आपने याद कर लेने हैं कि एक तो हम क्या करेंगे, एक न्यू व्यू बना लेते हैं फ्रॉम स्क्रैच से, और दूसरा हम क्या करते हैं, हम मेक अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग व्यू। अगर हमारे पास पहले से ही कोई व्यू बना हुआ तो उसकी हम एक कॉपी लेते हैं और उसको देन मॉडिफाई इट, उसमें कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं। आगे टाइप्स ऑफ व्यू दी हुई हैं कि व्यूज़ की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मटेरियलाइज्ड व्यू, सेकंड है सिंपल व्यू, थर्ड है कॉम्प्लेक्स व्यू। तो ये 3 टाइप्स आपने याद कर लेनी है। डायनामिक व्यू जो थी ये कॉम्प्लेक्स व्यू का ही दूसरा नेम है। और जो मटेरियलाइज्ड व्यू होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्चुअल टेबल क्रिएट कराते हैं एक बेस टेबल से, और इसमें जो डाटा होता है वो फिजिकली स्टोर होता है। और सिंपल व्यू में भी हम वर्चुअल टेबल क्रिएट कराते हैं एक बेस टेबल से, लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो फिजिकली नहीं होता सिंपल व्यू में। और जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स व्यू, इसमें हम वर्चुअल टेबल क्रिएट करवाते हैं दो या दो से ज़्यादा बेस टेबल से, और इसमें जो होता है इसमें भी फिजिकली डाटा स्टोर नहीं होता। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू में डिफरेंस आप बताएं, तो आपने इस डिफरेंस को राइट कर लेना है, अच्छे से इसको देख लें। और डायनामिक व्यू में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए कि डायनामिक व्यू जनरली आर कॉम्प्लेक्स व्यूज़। तो डायनामिक व्यू को ही हम कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर हमारे पास आ जाता है डायनामिक व्यू या फिर इनके बारे में कोई क्वेरी आ जाती है व्यू के बारे में, तो क्रिएट व्यू। अगर हमने कोई व्यू को क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, क्रिएट व्यू लिखेंगे, फिर व्यू का नेम लिखेंगे, फिर एएस एलियास के तौर पर हम लगाएंगे, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक क्वेरी राइट कर देंगे, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी आपने देख लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ व्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी। व्यूज़ की कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो 2 हैं, और उनके नेम के कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स होता है। एक तो इसकी करैक्टरिस्टिक में आ जाता है कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स, और दूसरा आता है नेस्टिंग ऑफ व्यूज़। नेस्टिंग ऑफ व्यूज़ और कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स। आगे लेक्चर नंबर 41 है, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ ही आते हैं। तो व्यूज़ को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल टेबल। व्यूज़ आर वर्चुअल टेबल्स। व्यूज़ क्या होते हैं, ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं। और मटेरियलाइज्ड व्यू को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स व्यू, जो कि क्रिएट होते हैं थ्रू क्लस्टर्ड इंडेक्स से। मटेरियलाइज्ड व्यू आर कॉल्ड इंडेक्स व्यू क्रिएटेड थ्रू क्लस्टर्ड व्यू, क्लस्टर्ड इंडेक्स। नेक्स्ट मटेरियलाइज्ड व्यू की आपने डेफिनेशन देख लेनी है। मटेरियलाइज्ड व्यू के आगे एप्लीकेशंस दी हुई हैं। डाटा वेयर हाउसिंग। मटेरियलाइज्ड व्यू डाटा वेयर हाउसिंग में यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं डाटा वेयर हाउस में टू कंप्यूट एंड स्टोर एग्रीगेट डाटा सच एज सम एंड एवरेजेस। अगर हमने किसी वैल्यू को सम और एवरेज करना है तो उसमें डाटा वेयर हाउस में हम मटेरियलाइज व्यू को यूज़ करते हैं। आगे इम्प्रूव क्यूरी करनी हो तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं मटेरियलाइज्ड व्यू को। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट हो उसमें भी हम क्या करें, अगर डाटा को रेप्लिकेट करना हो तो उसमें भी हम करते हैं मटेरियलाइज्ड व्यू को यूज़ करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में भी अगर हमने कोई चेंजेस करने तो उसमें भी हम मटेरियलाइज व्यू का यूज़ करते हैं। आगे मटेरियलाइज व्यू सिमिलर टू इंडेक्सेस इन सेवरल वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मटेरियलाइज व्यू सिमिलर होता है इंडेक्सेस के साथ कौन से वेज में, इन सेवरल वेज। उन वेज के आपने ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। दे कंज्यूम स्टोरेज स्पेस, दे मस्ट बी रिफ्रेश्ड व्हेन डाटा इन देयर मास्टर टेबल चेंजेस, दे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एसक्यूएल एग्जीक्यूशन। तो ये कंज्यूम करते हैं स्टोरेज स्पेस को, दूसरा ये क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं डाटा को मास्टर टेबल में, और ये इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस किसकी, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन की। आगे
हमारे पास दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के मटेरियलाइज व्यूज कैन बी एक्सेस डायरेक्टली के डिफरेंस बताओ मटेरियलाइज व्यू में और इंडेक्सेस में। जो मटेरियलाइज व्यू होते हैं इनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इंडेक्सेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। और मटेरियलाइज व्यू में हम डायरेक्टली एक्सेस किस किस को कर सकते हैं, इंसर्ट को, अपडेट को, डिलीट स्टेटमेंट को, जबकि इंडेक्सेस में ये वाली इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट होती है, ये यूज़ नहीं होती। और मटेरियलाइज व्यू को हम पार्टीशन भी कर सकते हैं, किसमें, जो मटेरियलाइज व्यू होता है इसको हम पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सेस को हम पार्टीशन नहीं कर सकते। अगर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आ जाती है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हमारे पास इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्रोनिम जो होता है एसिड का होता है, और एसिड की फुल फॉर्म जो है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है एटॉमिसिटी, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो एसिड जो है ना इसको आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी की। आगे इन तीनों को डेफिनेशंस दी हुई है कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ये इनविजिबिलिटी होती है, और कंसिस्टेंसी के डाटा जो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, आइसोलेशन में जो होगा कि ट्रांजैक्शन जो होगी वो अफेक्ट ना करे दूसरी ट्रांजैक्शन को। आगे ट्रांजैक्शन जो थी कैन दस एंडेड इन टू वेज, हम ट्रांजैक्शन को एंड कर सकते हैं दो वेज में। तो फर्स्ट एक्शन कैन दस एंड इन टू वेज, तो दो वेज कौन से हैं, फर्स्ट है और कॉमिट एंड सेकंड है रोल बैक। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कॉमिट जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है और रोल बैक किस लिए यूज़ होता है और ये किसके वेज होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन के वेज होते हैं। जब ट्रांजैक्शन को हम एंड करना चाहते हैं तो उसको हम दो वेज में करते हैं, एक कॉमिट होता है दूसरा रोल बैक। और कॉमिट जो होता है इसमें 100% जो होता है हमें सक्सेस मिलती है ट्रांजैक्शन करने में। जब 100% हमारी ट्रांजैक्शन जो हो जाती है तब हमारे पास उसको हम कॉमिट कहते हैं, और जब हमारे पास 100% फेल हो जाता है, एरर आ जाता है ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम रोल बैक कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 42। तो लेक्चर नंबर 42 में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, क्या सीरीज ऑफ रीड्स एंड राइट्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। आगे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना, टू रीड अ डेटाबेस, अगर हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी, उसको हम पहले मेन मेमोरी में ले जाएंगे डिस्क से फ्रॉम डिस्क से मेन मेमोरी में ले जाएंगे, देन उसकी कॉपी करेंगे प्रोग्रामेबल वेरिएबल में, देन इट्स वैल्यू इज कॉपीड इनटू अ प्रोग्राम वेरिएबल। और जब अगर हम राइट करना चाहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट को तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसकी कॉपी करते हैं, देन उसको राइट करते हैं डिस्क में। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं अगर ट्रांजैक्शन और शेड्यूल दिया हुआ है। और हमारे पास ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो हम पिछले लेक्चर में भी करके आए हैं कि उसमें क्या थी, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एसिड उसका एक्रोनिम होता है और उसके नेम क्या, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और उनकी डेफिनेशन भी देखी थी। ट्रांजैक्शन और शेड्यूल क्या होता है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। शेड्यूल जो होता है और शेड्यूल जो होता है इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्शंस, तो ये एक्शंस की लिस्ट होता है। एक्शंस में हमारे पास रीडिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, अबॉर्टिंग, कमिटिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, ये लिस्ट होती है एक्शंस की एक ट्रांजैक्शन के सेट में से। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है इंटरलीव्स ट्रांजैक्शन की। इंटरलीव ट्रांजैक्शन क्या होता है, इंटरलीव ट्रांजैक्शन जो होता है ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को कि वो एक्सेस कर सकें डाटाबेस को एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटाबेस एट सेम टाइम, ये क्या है, इंटरलीव ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम थ्रूपुट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम थ्रूपुट में क्या होता है, इसमें हम एवरेज लेते हैं ट्रांजैक्शंस की एक प्रॉपर टाइम में, इन अ गिवन टाइम, एक ही टाइम में हम उसकी क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं ट्रांजैक्शन की कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम। आगे हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी है, और सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। और आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2PL किसकी फुल फॉर्म होती है, स्ट्रिक्ट 2PL की फुल फॉर्म क्या है। तो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग को हम स्ट्रिक्ट 2PL भी कहते हैं। इसके आगे इसके दो रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जिसमें हम ट्रांजैक्शन चाहते हैं, इफ़ अ ट्रांजैक्शन टी वांट्स टू रीड, अगर ट्रांजैक्शन जो है ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहती है तो उससे क्या करना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट पहले करती है ऑब्जेक्ट के लॉक को। और सेकंड इसका रूल क्या है कि वो क्या करती है, आर लॉक्स हेल्ड बाय ट्रांजैक्शन आर रिलीज्ड, पहले वो लॉक लगाने के लिए
रिक्वेस्ट करती है और बाद में दूसरे रूल में क्या होता है, उसको क्या करता है कि रिलीज़ कर दो तमाम लॉक्स को एंड ट्रांज़ैक्शन इज़ कंप्लीटेड। सेकंड रूल क्या है कि जब ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाए तब क्या कर दे, तमाम रूल्स को क्या कर दे, रिलीज़ कर दे तमाम लॉक्स को। आगे डेडलॉक दिया और डेडलॉक का क्या ये डेफिनेशन है, साइकिल ऑफ ट्रांज़ैक्शन। ये एक साइकिल होता है ट्रांज़ैक्शन का, वेटिंग फॉर लॉक्स टू बी रिलीज़्ड, जो वेट कर रहे होते हैं लॉक के रिलीज़ होने का, इसको डेडलॉक कहते हैं। तो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इनको मज़ीद अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं CS403 के, आप वो देख सकते हैं। उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे डिटेक्शन और वर्सेस प्रिवेंशन दिया हुआ है, तो हम डेडलॉक से कैसे बच सकते हैं, इसके कितने पॉइंट्स हैं और हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं उसकी और प्रिवेंशन करते हैं। डिटेक्शन जो होती है ये हम करते हैं डेडलॉक आने के बाद करते हैं और प्रिवेंशन जो होती है ये डेडलॉक आने से पहले हम प्रिवेंशन कर लेते हैं। और तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 43 है। लेक्चर नंबर 43 में हमारे पास है राइट सीक्वेंस। तो राइट सीक्वेंस में हम कैसे राइट करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 राइट करके और राइट x। तो x में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 10 के साथ ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास x की वैल्यू 23 है तो इसमें हम 10 ऐड करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 33। और आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है कि लॉग एंट्री जो होती है इज़ मेड ओनली फॉर राइट ऑपरेशन। लॉग एंट्री को हम किसके लिए बनाते हैं, राइट ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे अगर हमने उसको राइट करना होगा और राइट सीक्वेंस को ऐसे हम राइट करते हैं, उसके लिए ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है इससे हम राइट करते हैं। आगे असाइनमेंट ऑपरेशन दिया हुआ है। Assignment operation and any other mathematical or relational operation is executed in RAM। असाइनमेंट ऑपरेशंस को और अदर मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस को हम कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम करते हैं इसको। और आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन द कॉमेट स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, अगर हम कॉमेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसके एग्जीक्यूट करने से कौन से पॉइंट हमें मिलेंगे, कौन सी स्टेटमेंट। तो लॉग फाइल एंट्रीज हैव बीन मेड परमानेंट, लॉग फाइल एंट्रीज जो होंगी वो परमानेंट हो जाएंगी। और जो डाटा होगा फ्रॉम DB बफर इज़ मूव टू डिस्क, डेटाबेस बफर से वो डिस्क की तरफ मूव कर जाएगा। अगर रिकवरी प्रोसीजर दिया हुआ है, रिकवरी मैनेजर, तो रिकवरी मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो फाइंड करता है बिगिन और कमिट ऑपरेशंस को आर रिडन। ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जब हमारे पास कोई क्रैश अक्कर हो जाता है तो रिकवरी मैनेजर जो होता है वो उसको रीस्टार्ट करता है उस प्रोसेस को और एग्जामिन करता है लॉग फाइल को डिस्क से। अगर हमारे पास MCQ है, ये इंपॉर्टेंट है कि चेक पॉइंट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, रिकवरी प्रोसीजर में। रिकवरी प्रोसीजर में हम किसको यूज़ करते हैं, चेक पॉइंट को। चेक पॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है, चेक पॉइंट इज़ आल्सो अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड होता है और एन एंट्री होता है इन द लॉग फाइल। लॉग फाइल में एंट्री और जो रिकॉर्ड है उसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। आगे है हमारे पास अगर कोई कमिट कमांड एग्जीक्यूट होती है तो उसके लिए हमारे पास कौन से ऑपरेशन होंगे, तो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट, ये आपने देख लेनी है। आगे इंपॉर्टेंट MCQ है कि रिकवरी मैनेजर हैज़ टू डिसाइड विच ट्रांजेक्शन टू रीडू एंड विच टू इग्नोर। कि रिकवरी मैनेजर ही डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को हमने रीडू करना है और कौन सी ट्रांजेक्शन को हमने इग्नोर करना है। आगे हमारे पास चेक पॉइंट जो होता है ये मेक्स द रिकवरी प्रोसीजर एफिशिएंट। चेक पॉइंट जो होता है ये रिकवरी प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाता है। कौन बनाता है एफिशिएंट, रिकवरी मैनेजर को चेक पॉइंट बनाता है। आगे ये इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने रीड कर लेने हैं। आगे इंपॉर्टेंट MCQ है कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉग फाइल एंट्री फॉर इमीडिएट अपडेट टेक्निक, के जो लॉग फाइल एंट्री जो हम इमीडिएट अपडेट टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर है, पहले हम ट्रांजेक्शन का नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओल्ड वैल्यू, फिर कॉमा न्यू वैल्यू, और ये वाले हम ग्रेटर और लेस वाला साइन जो है ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कंकरेंट एक्सेस की डेफिनेशन दी हुई है। कंकरेंट एक्सेस क्या होती है और ये क्यों होती है, वाई टू हैव द कंकरेंट एक्सेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CC कंकरेंट एक्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज़ टू कंट्रोल द कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटाबेस बाय मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। अगर मल्टीपल यूज़र जो हैं वो सेम टाइम में डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको उस सेम टाइम में जो हमारे पास मल्टीपल यूज़र जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कंकरेंट एक्सेस।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती है कंकरेंट एक्सेस की वजह से वो क्या है, तो वो 3 प्रॉब्लम्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कंकरेंट एक्सेस की वजह से आती है। फर्स्ट आती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आती है, सेकंड अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम और थर्ड इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। इनको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर ज़रूर वॉच कीजिएगा। लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है इसका आपको पता होना चाहिए। आगे डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट की डेफिनेशन दी हुई। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डेफर्ड अपडेट क्या होता है। अप्रोचेस स्टोर्स ओनली द न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लॉग फाइल। ये डेफर्ड अपडेट अप्रोच जो होती है इसमें हम सिर्फ न्यू वैल्यू जो ऑब्जेक्ट की स्टोर करते हैं लॉग फाइल में, और जबकि इमीडिएट अपडेट में हम क्या करते हैं प्रीवियस वैल्यू को भी स्टोर करते हैं एज वेल एज न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग अपडेटेड और न्यू वैल्यू को अपडेट। बस आगे जो है लेक्चर नंबर 44 है। लेक्चर नंबर 44 जो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसमें इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम दी हुई है। अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो आप लेक्चर ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस क्या होता है, इनको डिटेल क्या होती है, ये टेबल्स के रिलेटेड इनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे सीरियल एग्जीक्यूशन है। सीरियल एग्जीक्यूशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के शेड्यूल फॉर अ सीरियल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सीरियल शेड्यूल। जो सीरियल एग्जीक्यूशन के लिए हम शेड्यूल तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीरियल शेड्यूल जो होता है ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। सो शुड वी प्रेफर सीरियल शेड्यूल, कि हम क्या सीरियल शेड्यूल को प्रेफर कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, नो। हम सीरियल शेड्यूल को प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि सीरियल शेड्यूल जो होता है ये ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है रिसोर्सेज को, ये बैडली यूटिलाइज़ करता है रिसोर्सेज को। दूसरा ये क्या करता है, वेट अ लॉट फॉर द ट्रांजैक्शन, इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है सीरियल शेड्यूल में। तो हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, आगे डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई ड्यूरिंग कंकरेंट एक्सेस ऑफ डाटा। तो कौन कौन सी सिचुएशन हमारे पास आती है कंकरेंट एक्सेस जब हम करते हैं डाटा की, तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग आती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, डिफरेंट ट्रांजैक्शन रीडिंग सेम ऑब्जेक्ट की, और डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग सेम ऑब्जेक्ट और ऑल राइटिंग इट। ये पॉइंट आपने देख लेने हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी है। सीरियलाइजेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल इन विच कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आर इन सीरियल ऑर्डर, के सीरियल ऑर्डर में हमारे पास जो होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को हम सीरियल ऑर्डर में हम करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं। आगे लॉकिंग आ जाती है। लॉकिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर देते हैं और दूसरे को पास कर देते हैं। इसमें हम ट्रांजैक्शन जो होती है इसलिए लॉकिंग को यूज़ करते हैं, हम इजीली जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन जो है दो टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, वो दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है रीड और सेकंड है राइट। और लॉक्स की कितनी टाइप्स हैं, तो लॉक्स की भी हमारे पास टू टाइप्स होती हैं लॉक्स की, एक होती है रीड लॉक और दूसरा होता है शेयर्ड लॉक। और रीड लॉक का दूसरा नाम है शेयर्ड लॉक और राइट लॉक का दूसरा नाम क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक। रीड लॉक को क्या कहते हैं, शेयर लॉक भी कहते हैं, और राइट लॉक को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 45 है, तो ये लास्ट लेक्चर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तो चलते हैं इस लेक्चर में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही हैं। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डायलॉग हैंडलिंग में जो हमारे पास दिया हुआ है, डायलॉग हैंडलिंग में हम डायलॉग को हम डिटेक्ट करते हैं बाय वेट फॉर ग्राफ मेथड से। डायलॉग को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, वेट फॉर ग्राफ मेथड को यूज़ करके। वेट फॉर ग्राफ में नोड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नोड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नोड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन को, जबकि ओवर एरो हेड जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजैक्शन हैज़ लॉग्ड अ पर्टिकुलर डाटा आइटम। तो ट्रांजैक्शन ने किस पर्टिकुलर डाटा आइटम को लॉक किया उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड। आगे है टू फेज लॉकिंग। इसमें भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही है कि ट्रांजैक्शन इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रोइंग फेज। तो ट्रांजैक्शन को हम क्या डिवाइड करते हैं, ग्रोइंग फेज में, इन विच लॉक्स आर ओनली एक्वायर्ड, जिसमें लॉक्स जो होंगे सिर्फ एक्वायर्ड होते हैं। एक हमारे पास ग्रोइंग फेज है
ट्रांजैक्शन को हमने 2 फेजेज़ में डिवाइड किया है, एक ग्रोइंग फेज़ है, दूसरी श्रिंकिंग फेज़। ग्रोइंग फेज़ में लॉक्स जो होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, आर ओनली एक्वायर्ड, जबकि श्रिंकिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, लॉक्स को रिलीज़ करते हैं, लॉक्स आर ओनली रिलीज़्ड। ग्रोइंग फेज़ में क्या था कि लॉक्स को हम लगाते हैं और श्रिंकिंग फेज़ में हम उन्हीं लॉक्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो कौन सी गाइडलाइंस है जो हेल्पफुल है, कंकरेंसी पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक। अगर डेडलॉक को हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, ये गाइडलाइंस आपने ज़रूर देख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास लेवल्स ऑफ लॉकिंग है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉकिंग के कितने लेवल्स हैं, तो इसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट क्या है, लॉक कैन बी अप्लाइड, लॉक को हमने कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट पे कर सकते हैं, रिकॉर्ड पे, फाइल पे, ग्रुप ऑफ फाइल्स पे और इवन इंटायर डेटाबेस पे, और हद तक कि हम पूरे डेटाबेस पे भी लॉक को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉक्स, लॉक्स पे हम ग्रैन्युलैरिटी लगाते हैं। उसके बाद फाइनर द ग्रैन्युलैरिटी मोर कंकरेंसी बट मोर ओवरहेड, अगर हम ज़्यादा ग्रैन्युलैरिटी लगाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, हमारे पास मोर ओवरहेड भी हो जाएगा, ओवरहेड भी ज़्यादा हो जाएगा। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हेन लॉक एट लोअर लेवल इज़ अप्लाइड, अगर लोअर लेवल पे हम लॉक को अप्लाई करते हैं तो कंपैटिबिलिटी इज़ चेक्ड अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ कंपैटिबिलिटी चेक होती है। आगे ग्रैन्युलैरिटी की डेफिनेशन दी हुई है, ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉक्स इन अ डेटाबेस रेफर टू हाउ मच ऑफ डाटा इज़ लॉक्ड एट वन टाइम, कि एक टाइम में हमने कितने डाटा को लॉक करना है। तो ग्रैन्युलैरिटी जो होती है ये हमें बताती है कि हमने कितने एक टाइम में कितने डाटा को, हाउ मच ऑफ डाटा इज़ लॉक्ड, कि कितने डाटा को लॉक करना है, उसको प्रेफरेंस देनी है। आगे बाय लॉकिंग एट हायर लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी, अगर हायर लेवल होगा ग्रैन्युलैरिटी का तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड मैनेज लॉक इज़ रिड्यूस्ड। अगर ग्रैन्युलैरिटी का हायर लेवल होगा तो वर्क की जो अमाउंट होगी कि वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो मैनेज करेगी लॉक को, रिड्यूस कर देगी। आगे डेडलॉक की रेजोल्यूशंस दी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हम पहले विक्टिम को चूज़ करते हैं, फिर उस पर रोल बैक लगाते हैं, फिर रोल बैक को टर्मिनेट करते हैं, उसके बाद मैसेज को पास करते हैं विक्टिम की तरफ, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ट्रांजैक्शन मे और मे नॉट बी स्टार्टेड अगेन ऑटोमेटिकली। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम स्टैम्पिंग। हम टाइम स्टैम्पिंग करते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन जो लगानी है उनको अलग अलग टाइम लिमिट दे देते हैं, सेम टाइम लिमिट तमाम ट्रांजैक्शन को दे देते हैं। जब एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी अपने टाइम पे तो दूसरी ट्रांजैक्शन फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये टाइम स्टैम्पिंग कहलाता है, टाइम स्टैम्पिंग की प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आती हैं वो क्या क्या है, तो इससे हमें 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपने ज़रूर देख लेनी है। आगे टाइम स्टैम्पिंग के रूल्स क्या है कि अगर हमने ट्रांजैक्शन को अटेम्प्ट करना है टू रीड अ डाटा आइटम, अगर हम इफ़ टी अटेम्प्ट्स टू रीड अ डाटा आइटम व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन टू बाय अ यंगर ट्रांजैक्शन देन अबोर्ट टी, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो रीड करना चाहती है एक डाटा को जो कि पहले से एक यंगर ट्रांजैक्शन है उसने उसको राइट कर लिया, तो वो क्या करेगी, अबॉर्ट कर देगी ट्रांजैक्शन। और अगर किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने उसको क्या कर लिया, राइट कर लिया उस डाटा को जो पहले से ही रिटर्न हो यंगर ट्रांजैक्शन से, तो क्या कर देगी, ट्रांजैक्शन जो भी अबॉर्ट कर देगी टी। तो ये सिर्फ इतनी थी वीडियो। अगर स्टूडेंट अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद इस तरह की प्रिपरेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।